तो आज पहले हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट की, और उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्लांट के जो बाकी 2-3 टॉपिक लिखे हैं उनकी बात कर लेंगे। देखो इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं? दे आर प्लांट्स विच आर green in color and perform photosynthesis. तो सबसे पहले तो आप लोग ना ये आइडिया अपने ध्यान से निकाल दें कि अगर वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है या कार्निवोरस प्लांट है तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते होंगे। एक बात ध्यान में रखना है, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना वो ग्रीन प्लांट होते हैं, और जो ग्रीन प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर क्या तकलीफ है उनको इंसेक्टिवोरस होने की? तो होता क्या है कि दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। अब ये बात आप लोग ध्यान में रखो कि ये ऐसी सॉइल में, ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम होती है। अब आपको पता है प्लांट्स को नाइट्रोजन 3 बड़े ज़बरदस्त मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस, हाँ भाई 3 चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, और वो क्या क्या हैं? नंबर 1 प्रोटीन। आपको याद है हमने जब प्रोटीन पढ़े थे तो हमने देखा था प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। और हमने देखा था अमीनो एसिड के अंदर क्या होते हैं? अमाइनो ग्रुप होता है, और वो जो अमाइनो ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन जो है कंटेनिंग कंपाउंड है। इसी तरीके से दूसरी जो हमारी चीज़ है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं। आपको याद है जब हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे विच आर DNA एंड RNA है, तो आपने देखा था उसके अंदर क्या होते थे? नाइट्रोजन बेसिस। और वो जो नाइट्रोजन बेसिस होते थे उन नाइट्रोजन बेसिस के अंदर क्या होती थी? नाइट्रोजन होती थी। तो DNA RNA बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो है वो नाइट्रोजन चाहिए। उसके अलावा एंड क्लोरोफिल। अब तुम्हें ये बात भी अच्छे तरीके से याद है कि जब हमने क्लोरोफिल पढ़ा था, जब हमने बायो एनर्जेटिक्स पढ़ी थी, हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने देखा था क्लोरोफिल में एक हेड होता है, उसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड। और हमने देखा था वो पोरफायरिन हेड जो था वो 4 पायरोल रिंग से बना हुआ था, और वो चारों पायरोल रिंग मैग्नीशियम से आपस में जोड़ रहे थे, और मैग्नीशियम किससे बॉन्ड बना रही थी? नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रही थी। याद आ रहा है ना? तो अब तुम अंदाज़ा लगा लो कि इतने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं? एक ऐसी ज़मीन में जहाँ नाइट्रोजन है ही नहीं, या बहुत कम है, थोड़ी सी है। तो अब ये प्लांट मजबूर हो गए हैं कि ये नाइट्रोजन लेने के लिए, क्योंकि इनको ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है, ये नाइट्रोजन लेने के लिए डिपेंड करें किसके ऊपर? इंसेक्ट के ऊपर और छोटे एनिमल्स के ऊपर। तो ये क्या करते हैं? सो टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड, to fulfill their nitrogen demand, they hunt and digest small animals and insects, so they obtain नाइट्रोजन फ्रॉम देम, ताकि उससे नाइट्रोजन ले सकें। तो इनकी बॉडी को डाइजेस्ट करके, याद रहे सिर्फ इंसेक्ट नहीं पकड़ते, ये छोटे छोटे एनिमल्स को भी पकड़ सकते हैं। कोई छोटे साइज़ का चूहा हो, या कोई छोटे साइज़ का मेढक हो, फ्रॉग, या कोई छोटे साइज़ का कोई स्नेल हो, इस तरह कोई एनिमल हो, तो ये बहुत छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ के भी उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मगर 3 एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में डिस्कस करनी है उन्होंने, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स, तो जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं? चलो वहाँ लिख लेते हैं। इसकी जो पहली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1,
वो है जनाब अली हमारा पिचर प्लांट। इसकी पहली एग्जाम्पल क्या बच्चों? पहली इसकी एग्जाम्पल है हमारा पिचर प्लांट। ठीक हो गया? अच्छा, अब तुम लोगों ने बात समझनी है ध्यान से। पिक्चर का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, पिज़्ज़ा हट के चाहने वालों, तुमने बंद करवा दिया पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान, बल्कि पिज़्ज़ा हट तो पूरी दुनिया से बंद हो गया, बेचारों का बिजनेस ठप हो गया। तुम में से कितने लोग पिज़्ज़ा हट गए हुए हो बंद होने से पहले? अबे कोई भी नहीं गया, गरीब हो गया सारे के सारे, हैं भाई? तो अगर आप पिज़्ज़ा हट कभी गए होंगे और पिज़्ज़ा हट पे आपने डील मंगाई होगी उनसे, फैमिली डील, तो तुमने देखा है जब वो फैमिली डील तुम्हें ला के देता है तो तुमसे आगे क्या पूछता था? वो तुमसे पूछता था कि सर या मैडम आप पिक्चर कौन सा लेंगे, और फिर आप उनको कहते थे जी फ़र्ज़ करें कि कोक का लिया है, तो तुमने देखा था वो जग के अंदर कोक लेके आता था भर के, वो कोक की या पेप्सी की बॉटल नहीं लेके आता। तो पिक्चर वर्ड का मतलब क्या हुआ? पिक्चर वर्ड का मतलब हुआ जग। पिक्चर वर्ड का मतलब क्या हुआ? जग। तो क्या मतलब हुआ? पिक्चर प्लांट को पिक्चर प्लांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम पिक्चर प्लांट को देखेंगे तो एक इसका माउथ होगा इस तरीके से, और माउथ के नीचे इसका एक जग लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, और ये फिर जग लाइक स्ट्रक्चर पीछे अपने प्लांट के साथ जुड़ा हुआ भी होगा। और ये जो पिक्चर का माउथ है, इस माउथ के चारों तरफ इसकी एक रिंग होती है, और ये जो इसकी रिंग होती है आप लोग ध्यान में रखो, ये रिंग जो होती है इस पर कभी लिड होती है, कभी इस पर लिड नहीं होती, और ये बड़ा स्लिपरी होता है। ये कैसा होता है? बड़ा स्लिपरी होता है। तो अब ये पिक्चर प्लॉट, ये जो इसका जग है ना, ये जग, इस जग के अंदर जनाब अली भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या भरे होते हैं? इसके अंदर भरे होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो पता है अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो पिक्चर प्लांट है ना, तो हैव शेप लाइक अ पिक्चर, और याद कर लो पिक्चर का मतलब क्या हुआ? पिक्चर का मतलब हुआ जग। तो अब ये जो इसका जग है इसके अंदर क्या भरा होगा? तो इनसाइड द पिक्चर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। अब तुमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही ये जो आप क्या कहते हैं पिक्चर प्लांट है, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो इट प्रोड्यूस प्लेजेंट फ्रेगनेंस। ये एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्लेजेंट ना फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करता है, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी फ्रेगनेंस। और ये फ्रेगनेंस क्या करती है? छोटे एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये अट्रैक्ट करती है स्मॉल एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को प्लस इंसेक्ट्स को। तो ये स्मॉल एनिमल्स को और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब ये स्मॉल एनिमल्स को और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो क्या होता है? वो आते हैं और आगे इसकी लिड से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि खुशबू कहाँ से आ रही होती है? अंदर से। और जैसे ही वो उस लिड के ऊपर अपने पाँव रखते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं। तो लिड इज़ वेरी स्लिपरी। तो इसकी जो लिड है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो जैसे ही एनिमल इसके ऊपर आता है तो क्या होता है? एनिमल स्लिप्स इनसाइड द पिक्चर। एनिमल पिक्चर के अंदर स्लिप हो जाता है, और फिर पिक्चर के अंदर क्या मौजूद है बताओ? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बस वो उसकी बॉडी को काम उतार देंगे, धबड़धूस कर देंगे उसको। इस तरीके से जो एनिमल अंदर में जाएगा फिर ये उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करके उसको खा पी के बराबर करेंगे, उससे जो नाइट्रोजन को लेनी होगी वो ले लेंगे। समझ में आ गई बात आप लोग? राइट बेटा, दूसरी जो एग्जाम्पल है जो किताब में लिखी हुई है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। अब फ्लाई समझते हो आप लोग? हाँ भाई, फ्लाई मतलब मक्खी।
और ट्रैप मतलब पकड़ना, यानी वो पौधा जो मक्खियों को पकड़ लेता है। अब तुमने बात ध्यान में रखनी है कि वीनस फ्लाई ट्रैप भी कैसा पौधा है, ये ग्रीन कलर का प्लांट है, ये भी कैसा है, तो इट्स अ ग्रीन कलर्ड प्लांट। अब जब मैं कह रहा हूँ ग्रीन कलर्ड है तो क्या मतलब हुआ बताओ, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म कर रहा है। अब तुमने समझना होगा क्या कि जब तुम इसको देखोगे ना तो इसका, ये मुझे दिखाओ मिनट किताब, इसका जो लीफ होगा ना, लीफ तुम्हें पता ना, लीफ पे एक चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। क्या होती है, मिडरिब। देखो इस तरीके से अगर तुम लीफ बनाते हो तो ये जो लीफ है तुम्हें मालूम है, इस लीफ के अंदर दरमियान में एक मोटी सी वेन होती है, ये तो कहते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं बच्चों, मिडरिब। और ये जो मिडरिब होती है इससे क्या होता है बताओ शाबाश, इसके अंदर होते हैं जाइलम ऑफ फ्लोएम। क्या होते हैं, जाइलम ऑफ फ्लोएम। अब अगर फ़र्ज़ करो कि ये लीव है इसका, फ़र्ज़ करो ये इसका लीव है और ये इसकी मिडरिब है, तो ये मिडरिब ऐसे कंप्रेस हुई होती है इस तरीके से, यानी ये लीव मिडरिब पे ऐसे बंद हो सकता है और ऐसे खुल सकता है, और आमतौर पे कैसे रहता है, ये खुला हुआ रहता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये भी क्या करेगा, बड़ी अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करेगा, तो इट प्रोड्यूस प्लेजेंट स्मेल, इट प्रोड्यूस प्लेजेंट स्मेल किसके लिए, फॉर शाबाश, फॉर इंसेक्ट अट्रैक्शन। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त स्मेल प्रोड्यूस करेगा, और वो स्मेल उड़ के कहाँ, इसके लीफ के अंदर आके बैठ जाएंगे। जब वो उसकी लीफ के अंदर आके बैठेंगे तो इसका लीफ एकदम बंद नहीं होगा। अब तुमने ध्यान में रखना है कि इसके लीफ के अंदर छोटे छोटे से हेयर लाइक ट्रिगर निकले होते हैं, जैसे ही वो एनिमल आके उस ट्रिगर के साथ टच करेगा ये लीफ एकदम बंद हो जाएगा। मैंने कहा ना, वो मैंने जो लिंक भेजा है वो आज आपके देखें, उसमें पूरी ये वीडियो के अंदर वो दिखाया हुआ है किस तरीके से वो फ्लाई उड़ती हुई आई, कैसे उसके अंदर बैठी, थोड़ी देर उसके अंदर घूमती रही, वो बंद नहीं हुआ, बट जैसे ही वो ट्रिगर को आगे टच हुई वैसे वो एकदम बंद हो गया। इसीलिए तो लिंक शेयर किया था, देखा क्यों नहीं आप लोगों ने। तो व्हेन इंसेक्ट ट्रिगर हेयर लाइक ट्रिगर पॉइंट, हेयर लाइक ट्रिगर पॉइंट, leaf will fold to capture fly। तो वो फोल्ड करेगा, फोल्ड करके मक्खी को कैप्चर कर लेगा, और एक दफ़ा मक्खी कैप्चर हो गई तो दोबारा नहीं निकल सकेगी उसके अंदर से, और जब नहीं निकल सकेगी तो ये उसको खाएगा पिएगा, उसकी दावत उड़ाएगा और उसको बराबर कर देगा। ठीक हो गया। तीसरा जो प्लांट है, तीसरे प्लांट का नाम है जनाब अली सनड्यू। क्या नाम है उसका, सनड्यू। उसको देख लेते हैं जल्दी से। अब जब सनड्यू को हम देखते हैं ना तो सनड्यू में क्या होगा, सनड्यू में इस तरह से प्लांट की ब्रांचेज होंगी। फ़र्ज़ करो ये उसका प्लांट है, फ़र्ज़ करें ये उसके प्लांट का स्टेम है, और ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम से इस तरीके से ब्रांच निकल रही है। क्या निकल रही है, इस तरीके से स्टेम से ब्रांच निकल रही है, इस तरीके से। इस तरीके से चलो एक ब्रांच यहाँ से भी निकाल लेते, इस तरीके से एक ब्रांच यहाँ से भी निकाल लेते, जैसे कैक्टस नहीं होता इस तरीके से। और क्या होगा, इस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे इस तरीके से इसके टेंटिकल्स निकले होंगे, और टेंटिकल्स के साथ क्या लगा हुआ होगा, टेंटिकल के साथ लगा होगा पॉइजन। क्या लगा होगा उसके साथ, पॉइजन। ये तो मैं बहुत कम बना रहा हूँ, ये जब आप उसकी वीडियो देखेंगे ना, जो लिंक मैंने शेयर किया है, तो आप देखेंगे उसमें ये बहुत सारे होंगे। अब क्या होगा कि ये अपने कलर से और अपनी स्मेल से किसको अट्रैक्ट करते हैं, एनिमल्स को। तो जनाब अली सनड्यू क्या है, इट्स ए स्मॉल प्लांट with multiple branches, तो एक छोटा पौधा है और उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज है। फिर ब्रांचेज के साथ क्या है, ऑन ब्रांचेज टेंटिकल्स आर प्रेजेंट विथ पॉइजनस सिक्रीशन। और ये जो इसकी टिप है ना,
इस टिप के ऊपर ये जो मैंने छोटे छोटे से आपके बनाए हैं, ये इसके पॉइजनस सिक्रीशन है। क्या है ये इसकी? पॉइजनस सिक्रीशन है। अब आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पॉइजनस सिक्रीशन ना बड़ी ही स्टिकी हैं, चिपचिपी हैं बहुत ज़्यादा, तो वेरी स्टिकी। अब क्या होता है, ये एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? ये एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर से, बड़े कलरफुल होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, और स्मेल से। तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विथ कलर एंड स्मेल। अब क्या होता है जनाब अली, आपको पता तो है ना कि छोटी छोटी जो मक्खियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, इस तरह और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो बेचारे किसकी चक्कर मुड़ते हुए आते हैं, स्मेल के और कलर्स के चक्कर मुड़ते हुए आते हैं और आके उनके ऊपर बैठ जाते हैं। अब जब वो उनके ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, स्टिकी वो जो उनका पॉइजन है वो उनको पकड़ लेगा, कि जितने बेचारे हाथ पाँव मारेंगे उतने और फंसते चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, वो पॉइजन इनकी बॉडी को पैरालाइज कर देगा। तो व्हेन सिट ऑन देयर ब्रांचेस insect get stuck in secretion। तो वो जो इंसेक्ट है ना वो स्टक हो गया, वो फंस गया किसके अंदर, सिक्रीशन के अंदर। जब वो सिक्रीशन में फंस गया तो फिर क्या हुआ, और साथ में पैरालाइज भी हो गया। उसके बाद ये जो इसकी ब्रांच है ना, ये ब्रांच ऐसे करके रोल करेगी और रोल करके बिल्कुल उसको काबू कर लेगी। देन ब्रांच roll to capture insect completely। इसको मैं यहाँ लाइन लगा दूँ ताकि ये इससे अलग हो जाए। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो ब्रांच होगी ये रोल करेगी और ये रोल करके बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट होगा। अब देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो हाथी है वो ग्रे कलर का होता है, हाथी के कितनी लंबी सूंड होती है, 2 दांत होते हैं, 4 टांगें होती हैं, छोटी सी पूंछ होती है, हाथी इतना बड़ा होता है। मैं हाथी तुम्हें बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। इसके ये सब कुछ कहानी बताने से बेहतर क्या है मैं तुम्हें हाथी दिखा दूँ। तो तुम्हें मैं हाथी कैसे दिखाऊँगा, उसके लिए मैंने तुम्हें वीडियो का लिंक भेजा हुआ तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आज जैसे ही फारिग हो जाओ, वो टोटल 4 से 5 मिनट की वीडियो है। माशाल्लाह तुम लोग बड़े बिजी हो मुझे पता है, मगर 4-5 मिनट निकालना कोई मसला नहीं है। तो आज आप 4-5 मिनट निकालें और 4-5 मिनट निकाल के वो वीडियो देख लें। पिक्चर प्लांट भी सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप भी याद हो जाएगी, सनड्यू भी याद हो जाएगी। एक ही वीडियो में तीनों प्लांट्स हैं वो, एक ही वीडियो में। तो मैंने इसीलिए तो कल वो लिंक आप लोगों के ग्रुप पे शेयर किया था। मैं समझ रहा था आप लोग देख के आए होंगे उसको, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो ये होगा तुम्हारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये कंप्लीट हो गया काम हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट का। अब इसको देखो, फिर बाकी जो प्लांट के टॉपिक है उनको करके इसको एक तरफ करते हैं। मगर मैंने क्या कहा, ये आप ये ना समझा करें, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। पिछले प्लांट को देखोगे ना तो पिछले प्लांट इतने इतने से होते हैं, पिछले प्लांट को बहुत बड़े बड़े थोड़ी होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो जब पिछले प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाकी प्लांट छोटे छोटे होते हैं, तो ये बड़े एनिमल को नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमने पहले ये बात की है कि ये किसको पकड़ेंगे, इंसेक्ट्स को और स्मॉल एनिमल को पकड़ेंगे, छोटे छोटे एनिमल्स। इंसेक्ट आपने देखे नहीं, मक्खी कितनी छोटी सी होती है, मक्खी को पकड़ लिया, मच्छर को पकड़ लिया, इस तरह को ड्रैगन फ्लाई टाइप की चीज़ आ गई तो उसको पकड़ लिया, या कोई बहुत छोटे साइज़ का कोई चूहा है उसको पकड़ लिया, छोटे साइज़ से कोई स्नेल है उसको पकड़ लिया। ऐसे होता है कि बड़े एनिमल्स को नहीं पकड़ सकते। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जाएगा इंसान को बड़ा खा जाएगा। हाँ ऐसे तो उंगली तुम डाल के देख लो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ, भाई कह रही है अगर मैं उसके अंदर उंगली डाल दूँ अपनी तो क्या होगा, भाई कुछ भी नहीं होगा। जैसे तुम्हें उंगली डाली है वैसे तुम बाहर निकाल लोगी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। वो फिल्मों में दिखाते हैं जो इतना बड़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आदमी खा गया पूरा है, वो फिल्मों में होते हैं सिर्फ। वो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है बेटा, मिटाएं इसको। अब इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं, वाटर पोटेंशियल का और सॉल्यूट पोटेंशियल का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ज़रा उसकी हम लोग बात कर लें, तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट की। कोशिश करते हैं इसको आज वाइंड अप कर देते हैं ताकि प्लांट ट्रांसपोर्ट एक तरफ हो जाए आज।
इम्यूनिटी में बीच में मैं कुछ रिकॉर्ड करने से तुम्हारी क्लास में रह गया था, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या रिकॉर्ड नहीं किया था। मेरे ख्याल है फैगोसाइटोसिस, साइटोटॉक्सिसिटी, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। इन्फ्लेमेशन कर लिया था, इन्फ्लेमेशन भी नहीं किया। इसका तरीका यह है कि मैं अपनी थोड़ी मेहनत कर लूँ और अपनी गैलरी में जाके पुरानी रिकॉर्डिंग देख लूँ कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया। आखिरी क्लास में हमने क्या रिकॉर्ड किया था? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिकॉर्ड किया था। क्योंकि इम्यूनिटी का अगर लेक्चर बनाना है तो वो बीच में मिसिंग लिंक पूरा तो करूँ मैं। तुम लोगों ने बकरीद पे हार्ट वार्ट कुछ चेक किया निकाल के? कोई काट पीट के कुछ देखा, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल भाई, तुम फारे बच्चे हो। लंग वंग भी नहीं निकाले? तुमने निकाले थे? हवा भरी थी लंग में? चलो भाई, इसने तो हवा भरी। और किसी ने कुछ किया हो? एक लड़की ने बकरीद पे पूरा हार्ट गाय का निकाल के पूरा वहीं पे काट के उसकी वीडियो बना के मुझे भेजी। बोले सर देखें मैंने देखा है, कहीं आप बोलें कि मैंने देखा नहीं। और सारे वो कॉर्डेड टेंडनी, सारे वेल्व शेल सब उसके अंदर उसने निकाल के लेवल किए। कल मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बोलो तो उसको मैं अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पे। तो एक जगह उसका चेहरा नज़र आ रहा थोड़ा सा, उसने कहा बस वो हिस्सा काट दें, बाकी भले लगाते। हाँ भाई, वो गैरत जाग रही नहीं जाग रही कुछ? सुना मैंने क्या कहा है? लड़की ने पूरा हार्ट काटा गाय का अपने हाथों से, और उसने ट्रेकिया ब्रेकिया भी काटे, उसने रिंग शिंग भी निकाले उसने उसके। तो उसने पक्का काम किया बिल्कुल। उसकी मैं थोड़ी सी तरह से कुछ नोक पलक संभाल लूँ तो फिर मैं उसको डालूंगा अपने उसके ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा आप देखें भाई, वाटर पोटेंशियल, ये 2-3 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पहले उनको समझ लें तो फिर हम बात करेंगे। हाँ भाई, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो। ऑस्मोसिस तो तुम्हें याद है ना? ऑस्मोसिस तुम्हें याद है? बिल्कुल ठीक है। ये मैंने 2 तुम्हारे पास मीडियम बना लिए हैं। ये मैंने तुम्हारे पास 2 मीडियम बना लिए, और ये जो 2 मैंने मीडियम बनाए हैं, इसको मैं मीडियम को लेवल कर देता हूँ 1, इसको मैं लेवल कर देता हूँ 2। ध्यान से बात सुननी है अब तुम लोगों ने। अब तुम्हें पता है ना सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हें पता है सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ मुझे। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, बिल्कुल ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला लो तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसा ही है? सही। तो अगर मैं लिखूं 0.9% NaCl सोल्यूशन और 1000 ml की बात हो रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, सोल्यूशन का फॉर्मूला बताया ना तुम्हें? बताओ इसका क्या मतलब है? 0.9% NaCl सोल्यूशन। वैसे आपकी दिलाई क्लियर है, ये आपके ब्लड की सॉल्ट कंसंट्रेशन है। इसलिए अगर किसी को आप देखते हैं, किसी को उल्टे मोशन हो जाते हैं, उसके नमकियात निकल जाते हैं बॉडी से बहुत सारे, तो डॉक्टर उसको 0.9% NaCl सोल्यूशन की बोतल लगा रहे होते हैं, ड्रिप जिसको आप कहते हो, क्योंकि ये हमारे ब्लड की नॉर्मल कॉम्पोजिशन। हाँ, मतलब क्या है इस बात का? जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास हर एक 1000 ml NaCl सोल्यूशन है, तो व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या है? हाँ भाई, ख़वातीन और हजरात, मतलब बताओ उसका। वो गूगल पे सर्च कर रहा, मार खाएगा मुझसे। हाँ देखो, ये मुझे ना, तुम बच्चों से मेरा झगड़ा सारा यही है, रट्टे के तुम चैंपियन हो। जहाँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है वहाँ फारे। अब सॉल्यूशन का फार्मूला तुम्हें पता है ना कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो क्या मतलब हुआ इसका?
इसमें पहले आइडेंटिफाई करो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, आइडेंटिफाई करो उसके अंदर। ये जो 0.9% NaCl है, ये सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? हाँ, सॉल्यूट है ना। तो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हुआ डेफिनेटली इसमें वाटर होगा, और वाटर क्या होगा इसका, सॉल्वेंट होगा। कितना वाटर लिया हमने, 1000 ml। अगर 1000 ml का मैं एक यूनिट बनाऊँ, एक यूनिट, तो इसका 1 यूनिट किसके बराबर बनेगा, 10 ml के। भाई 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा ना। तो इसका अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो वो 10 ml का बनेगा ना। समझ में आई बात नहीं है? भाई एक यूनिट 10 ml का तो 10 यूनिट 100 ml के, तो 100 यूनिट 1000 ml के, ऐसे ही सही। ये एक यूनिट के बराबर है या एक यूनिट से भी हल्का है? एक यूनिट से भी कम है। एक यूनिट से कितना कम है, 0.1% कम है। तो अब मैंने इसमें NaCl डालना है। NaCl तो सॉलिड होता है ना, नमक सॉलिड है, तो मैं उसको ml में काउंट नहीं कर सकता, मुझे उसको ग्राम में काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसमें 9 ग्राम NaCl डालनी पड़ेगी। समझ में कोई बात आई मैंने क्या कहा है, या सब हवा में निकल गया? हाँ, यानी मैंने 1000 ml पानी लिया, अब वो मेरा पानी है, मेरा प्योर वाटर है, मैंने उसमें 9 ग्राम NaCl डाल दिया। तो जब मैंने उसमें 9 ग्राम NaCl डाला तो क्या हुआ, मेरे पास NaCl सोल्यूशन बन गया। मगर वो 9 ग्राम एक यूनिट के बराबर भी नहीं है, एक यूनिट से भी कम है, एक यूनिट से भी कम है। तो इसलिए वो 0.9% हुआ, एक यूनिट भी नहीं हुआ, एक यूनिट से भी 0.1% कम। अभी समझ में आई बात? हुई नहीं है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक यूनिट 10 ml के बराबर है ना, तो समझो कि अगर मैं तो ग्राम में लूँ तो 10 ग्राम एक यूनिट के बराबर होगा। फ़र्ज़ कर लो अगर मैं कोई सॉलिड चीज़ में डाल रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो 10 ml या 10 ग्राम, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट है या 1 यूनिट से कम है? 1 यूनिट से कितना कम है, 0.1%। तो 10 का 1% कितना होगा, 1 होगा ना, तो 9 ग्राम होगा। अभी समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा, अगर समझ में आ गई तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन, रुक जाओ ब्रेक लगाओ, 500 ml में, इसका क्या मतलब होगा? कोई आदमी खाना ना मिलने से बेहोश हो जाए तो डॉक्टर्स को 25% ग्लूकोज के वो पिलाते हैं, सोल्यूशन पिलाते हैं उसको। अगर वो होश में हो, थोड़ा बहुत होश में पी सक रहा हो तो उसको पिलाते हैं। क्या मतलब हुआ? अल्लाह, 125 ग्राम। हाँ, अबे सही कह रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? हाँ भाई, हमने 500 ml क्या लिया, वाटर लिया। अब 500 ml अगर वाटर है तो इसका एक यूनिट किसके बराबर होगा, 5 ml के बराबर होगा ना। समझो 5 ग्राम के बराबर होगा, फर्ज करो। तो एक यूनिट कितने का है, 10 यूनिट कितने के होंगे, 50 ग्राम। 20 यूनिट कितने के होंगे, 100 ग्राम। 25 यूनिट कितने ग्राम के होंगे, 125 ग्राम के होंगे। 125 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया मैंने 500 ml पानी के अंदर। आई बात समझ में नहीं आई? हाँ भाई, सुमन बुगमन बताओ, शाबाश भाई। 25% का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का कितने परसेंट है, सॉल्वेंट के कितने परसेंट, ये मतलब। अगर यही अगर होता 1000 ml में, तो मुझे उसमें 250 ग्राम ग्लूकोज डालना पड़ता ना, तब वो उसके 25% के बराबर होता। भाई 1000 को 25% क्या होगा, 250 होगा ना। तो अगर ये 1000 ml होता तो मुझे उसमें 250 ग्राम ग्लूकोज डालनी पड़ती। यहाँ पे मैंने कितनी डाली है, 125 ग्राम, क्योंकि 1000 नहीं है, 500 है। तो 500 1000 का आधा हो गया ना, तो 250 का आधा कर लो, 125 सही तो है। अभी बात समझ में आई? ये चीज़ें समझ में आएंगी तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ 10%
ग्लूकोज, या रुक जाओ, 10% ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो हो गया, ग्लूकोज तो आसान है। मैं कहता हूँ 3% NaCl सोल्यूशन और मैंने ले लिया 100 ml सोल्यूशन। अब बताओ क्या होगा? हाँ, 3 ग्राम NaCl डालेंगे 100 ml वाटर के। अभी समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? भाई 100 ml है ना, तो 100 ml का एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 के। तो कितने परसेंट लेना है हमें? तो 3 ग्राम डाल देंगे। अभी आई बात समझ में? सॉल्यूट ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो आप उनको ml में काउंट नहीं कर सकते, वो आपको ग्राम में डालने पड़ेंगे। जैसे मैं ग्लूकोज को ml में नहीं डाल सकता ना, मुझे ग्लूकोज ग्राम में ही डालना पड़ेगा। नमक मेरे घर में डब्बे में रखा हुआ है, वो सॉलिड है, मुझे उसको ग्राम्स में ही डालना पड़ेगा। अभी समझ में आई बात? ये बात क्लियर हो गई? वाटर पोटेंशियल बात चली थी, तो ये बात क्लियर होती है तो वो बातें समझ में आती है। अब यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन डाल दिया है। अच्छा, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर वाटर मैंने रखा, फर्ज करो 95%, तो अंडरस्टूड है सॉल्यूट कितने होंगे? 5% होंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर लिया वाटर, फर्ज करो यहाँ मैंने ले लिया वाटर 90%, तो सॉल्यूट यहाँ कितने होंगे? अब ये जो बीच में मैंने मेम्ब्रेन लगा रखी है, मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को जाने देगी, सॉल्यूट को नहीं जाने देगी। अब तुम मुझे बताओ, ऑस्मोसिस का फार्मूला लगाओ, बताओ पानी को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? हायर से लोअर में जाना चाहिए। कहाँ हायर कहाँ है? 1 में। और कम कहाँ है? तो क्या होगा? पानी यहाँ से यहाँ जाएगा ना। सही, रुक जाओ। मीडियम 1 पानी दे रहा है या पानी ले रहा है? पानी दे रहा है। और मीडियम 2 एबिलिटी ऑफ आ सोल्यूशन कह लो, मीडियम कह लो, एनवायरनमेंट कह लो, तुम्हारी मर्जी है। तो एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू लूज वाटर इज वाटर पोटेंशियल। पानी लॉस करने का जो पोटेंशियल है, पानी लॉस करने की जो सलाहियत है, वो हमारा वाटर पोटेंशियल। पानी लॉस करने की जो सलाहियत है वो हमारा वाटर पोटेंशियल। पानी लॉस करने की सलाहियत। जैसे ये पानी दे रहा है ना, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पानी देता है, और जिसका वाटर पोटेंशियल कम होता है वो पानी लेता है। तो पता चला पानी हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? ही सही है। अच्छा, प्योर वाटर का 100% वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि प्योर वाटर हैज़ हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और उसे क्या लेवल करते हैं? उसको लेवल करते हैं 0। क्या लेवल करते हैं? हाईयर वाटर पोटेंशियल को 0 लेवल कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? सॉल्यूट 0 है, एक भी सॉल्यूट नहीं है, सारा पानी ही पानी। अब तुम इस बात को समझो कि अगर हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल 0 है, तो इसके सामने मैं कुछ भी लाके खड़ा कर दूंगा तो उसकी वैल्यू इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए दुनिया में जितने भी सोल्यूशन होते हैं, तो ऑल सोल्यूशन, अब जब मैंने सोल्यूशन कह दिया तो इसका मतलब ये हो गया ना कि सॉल्यूट आ गया उसके अंदर, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़रूर होता है। तो ऑल सॉल्यूशंस हैव वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इन नेगेटिव वैल्यू। ये बात है मेरे में कि दुनिया में जितने भी सोल्यूशन होते हैं उन सबकी वैल्यू
प्योर वाटर के से कमी होगी ना, तो अगर प्योर वाटर की जीरो है तो उनकी जीरो से कमी होगी। और तुम्हें पता है जब भी हम जीरो से कम जाते हैं तो हम नेगेटिव में जाते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ मिसाल के तौर पे, फ़र्ज़ करो कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, फ़र्ज़ कर, और इसके पास है 500 अरब डॉलर, फ़र्ज़ कर, ये दुनिया की सबसे अमीर आदमी है, इसके पास 500 अरब डॉलर है, ये दुनिया की सबसे अमीर आदमी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे अमीर आदमी है, इसके पास है 450 अरब डॉलर, फ़र्ज़ कर रहे हैं। मगर जब मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, तो इसके मुकाबले में इसके पास 50 अरब डॉलर कम है, माइनस है, नेगेटिव। इसलिए जब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो उसके मुकाबले पे मैं जो भी खड़ा कर दूँ लाके, उसकी वैल्यू ज़ीरो से कम ही होगी, और ज़ीरो से कम होगी तो हमेशा नेगेटिव में होगी। इसलिए याद कर लो, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल वैल्यू ज़ीरो होती है, बाकी जितने सोल्यूशन होती हैं सबकी ज़ीरो से कम होती है, नेगेटिव वैल्यू में होगी, भले ही इतनी सी नेगेटिव हो या ज़्यादा नेगेटिव। ठीक हो गया? चलो मैं यहीं तुमसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ, लगे तुम, इस जगह पर ऐसा क्या है कि पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है? किसकी? सॉल्यूट की करंट है भाई, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है ना, इसलिए ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अट्रैक्ट वाटर, इट्स कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। ability of a medium to attract water, वाटर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। ज़रा ध्यान में रखनी है बात तुम लोगों ने, सही है? अच्छा, अब मुझे बताओ सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा है? पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी क्या हो रही है? ऑस्मोसिस हो रही है। तो पता लगा सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोसिस कराती है ना, इसीलिए इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, यानी ऑस्मोसिस करवाने वाला पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? तो पानी हमेशा कहाँ मूव करेगा? वाटर मूव फ्रॉम लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल टू हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। समझ में आई बात? यानी यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम था, यहाँ ज़्यादा था, पानी कम से ज़्यादा एक तरफ चला गया। अब तुम मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, जब पानी यहाँ जाने लगेगा, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, यानी थोड़ी सी देर के लिए सॉल्यूट्स को भूल जाओ। अब तुम मुझे बताओ, जब पानी यहाँ से यहाँ जाने लगेगा तो क्या होगा? यहाँ से पानी यहाँ गया, यहाँ पानी कितना हो गया? 91%। यहाँ कितना हो जाएगा? 94%। अभी बताओ कहाँ ज़्यादा है? अभी भी 1 में ज़्यादा है, 2 में कम है। पानी 1 से 2 में जाएगा, ये कितना हो गया? 92%। ये कितना हो गया? 93%। अब क्या होगा? अभी भी पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर देखो, मगर जैसे ही तुम देखो ये 92.5% होगा, ये भी कितना हो जाएगा? 92.5%। क्या मेंटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। और जैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना, तो ये मीडियम अब बैक प्रेशर लगाएगा ताकि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे और मज़ीद पानी इधर ना है। यानी ये प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रोकेगा, बोलेगा भाई रुक जाओ, इतना पानी आना था, आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ताकत लगाई इसने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मिटाऊं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्स एक्सर्टेड टू स्टॉप ऑस्मोसिस टू मेंटेन, ताकि क्या मेंटेन रहे? इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। सही है बेटा, बात समझ गए? तो ये 3 फंडामेंटल टर्म्स हैं जो बार बार इसमें इस्तेमाल होंगी। तो अब यहाँ तक आप इनको देखो कि सवाल है मुझे बताओ, फिर हम चलते हैं, फिर हम बात करते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमने 2 चीज़ों की बात करनी है। एक तो लेटरल ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस की बात करनी है, दूसरा हमने किसी बात करनी है, दूसरा हमने बात करनी है असेंट ऑफ सैप की। ट्रांसपरेशन, ट्रांसलोकेशन साथ साथ थोड़ा सा ऐसे ही देखते हुए चले जाएंगे ताकि हमारा वो एक पैकेज मुकम्मल हो जाए। ठीक हो गया? देखें कुछ सवाल है तो बताएं यार। मंजूर
मंजूर, कहाँ चलाएंगे? पानी पिलाए यार। हाँ भाई, हजरात और ख़वातीन, तौबा। भाई को नींबू पानी ला, को नींबू पानी बना, को हमें पिला। ठंडा होगा तो क्यों इतने तो ना पसीने हमारे निकलवा दिया क्लासें करा करा के, कुछ तो वापस आए। हाँ भाई, कोई सवाल? बिठा दो उसको। अरे भाई, तुम बच्चे बड़ी मेहनत करवाते हो, और वो भी इतनी गर्मी में। हैस्को चीफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। वो इसके अंदर लाइटें बंद कर रहा है, वो कह रहा है पूरे हैदराबाद की लाइटें बंद करो बार बार। क्यों बंद करो बताओ, क्यों बंद करो? और तुमने नोटिस किया है ये जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कब से हो रही है? बकरीद के बाद से। तो हैस्को चीफ मुझे लगता है तबलीगी जमातों का आदमी है, और उसने बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग शुरू कर दी है बकरीद के बाद। बताओ क्यों? ताकि तुम लोगों ने फ्रिजों में जो गोश्त भर लिया है वो या तो तुम पका लो या निकाल के बांट दो, नहीं तो ख़राब हो जाए। ऐसे हुआ ना? हमारी एक रिश्तेदार खातून हैं जिन्होंने ईद से सिर्फ 2 दिन पहले नया डीप फ्रीज़र ख़रीदा। अब तो समझ जाओ उन्होंने ख़रीदा क्यों होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। और जब उन्होंने डीप फ्रीज़र ख़रीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद देव मार 4:30 हर वक्त बिजली बंद, तो उनको डीप फ्रीज़र कोई फ़ायदा नहीं हुआ ख़रीदने का। अब वो बेचारी 1-2 दिन से लोगों को गोश्त बांटती फिर रही है। क्यों बांटती फिर रही है? क्योंकि फ्रिज में बड़े बड़े सड़ जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, उससे बेहतर है ना वो खा ले पका के। तो ये हैस्को चीफ मुझे लगता है वो तबलीगी जमात के आदमी हैं, और उसने कहा कि लोग फ्रिजों में से ऐसे गोश्त नहीं निकालेंगे, ऐसे ही निकलवाओ दें भाई, वरना यहाँ लोगों का ये हाल है कि मुहर्रम पे गोश्त फ्रिज में रखते हैं, और मुहर्रम के बकरीद पे, और 10 मुहर्रम के हलीम बना के पूरा करते हो। भाई तुम तो ऐसा नहीं करते हो ना? हाँ, करना भी नहीं। अच्छा, लेटरल ट्रांसपोर्ट की अब मैं आपसे बात करूंगा, मगर लेटरल ट्रांसपोर्ट को करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लेटरल वर्ड का मतलब समझ लें। बताओ भाई, लेटरल वर्ड का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मुझे? अगर आप मेडिकल कॉलेज शरीफ में चले गए तो ये टर्म आप बहुत सुनेंगे, बहुत सुनेंगे, और पहले दिन से सुनेंगे। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं शुरू में तो जो पहली क्लास आपकी ली जाती है वो ली जाती है ऑन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। वो आपको बताते हैं कि मेडिकल में कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इस्तेमाल होती हैं, और वो टर्म्स से ताकि आप फेमिलियर हो जाएं। सेंट्रल क्या है, सुपरफिशियल क्या है, डीप क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, इस तरीके से अपर क्या है, लोअर क्या है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है। ये सारी टर्म वो आपको पहले 2-3 दिन वो आपको ये टर्म ही सिखाते रहते हैं, ताकि आप जब मेडिकल किताब पढ़ें और उसमें लिखा हो कि लेटरल एंगल हुआ है तो आप परेशान न हो जाएंगे, यार ये क्या हो गया। समझ में आ रही बात? तो लेटरल का मतलब क्या हुआ? अवे फ्रॉम सेंटर। लेटरल का मतलब क्या हुआ? अवे फ्रॉम
सेंटर। बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है। इधर देखो, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर मैंने बोर्ड पे लिख दिए। इसमें बताओ सेंटर वाला कौन सा नंबर है? 3 नंबर सेंटर वाला है। तो जो नंबर सेंटर में आ गया या जो चीज़ सेंटर में आ गई, सेंट्रल, जो चीज़ सेंटर में आ गई सेंट्रल, जो चीज़ सेंटर के साथ है, जो चीज़ सेंटर के साथ है मीडियल, जो चीज़ सेंटर के साथ है वो मीडियल, और जो चीज़ सेंटर से दूर है लैटरल। आई बात? कुछ हुई बात क्लियर? ये तो आसान हो गया। इधर देखो, अब इसी को अप्लाई करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताओ सेंटर में क्या है? क्या है? अच्छा, तो 4 क्या हो गया? सही कह रहे हो, 4 सेंट्रल हो ना, सेंट्रल हो गया। तो बताओ 3 और 5 क्या हुए? मीडियल हुए। सही कह रहे हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर 2 और 6 क्या हुआ? बताओ, फिर 2 और 6 क्या हुआ? देखो, लैटरल टू 3 क्योंकि 3 से दूर है, एंड मीडियल टू 1 क्योंकि 1 के मुकाबले में सेंटर से ज़्यादा नज़दीक है। अभी बात समझ में आई? एक मिनट रुक जाओ ना, पहले ये तुमने तय कर लिया ना, ये मीडियल है, ये तुमने तय कर लिया। 1 क्या है? लैटरल तय हो गया। 7 क्या है? लैटरल तय हो गया क्योंकि सबसे बाहर की तरफ। तो फिर 2 और 6 से क्या करें? अब देखो 2 3 के लिए सेंटर से दूर है, तो 3 के लिए लैटरल है, मगर 1 के लिए सेंटर से नज़दीक है, तो 1 के लिए मीडियल है। अभी बात समझ में आ रही है? सेम गोज विद 6 के 6 5 के लिए लैटरल है मगर 7 के लिए मीडियल। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? लैटरल मोस्ट। इसको क्या बोलेंगे? मीडियल मोस्ट। इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू लैटरल मोस्ट एंड मीडियल मोस्ट। अभी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से होता है बाहर। अब मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ये लो, ये मैंने एक हसीना की खूबसूरत सी नाक बना ली। ये लो, ये मैंने इसकी नाक बना ली, और नाक के साथ ये मैंने क्या बना ली? इसकी, ये मैंने इसकी हसीन आंखें बना ली। सही है? ध्यान से बात देखनी है। ये क्या हो गया? सेंटर हो गया ना? क्लियर होगा बात? अब देखो, आंख में एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ये राइट आई है, लेफ्ट आई है। तुम्हारे ख्याल में मीडियल एंगल कौन सा होगा? तुम लोग मुझे बताओ, मीडियल एंगल कौन सा होगा? सेंटर करीब वाला। तो ये वाला कौन सा एंगल है? मीडियल एंगल। ये वाला कौन सा एंगल है? मीडियल एंगल। लैटरल कौन सा होगा? सेंटर से दूर वाला, ये वाला। तो ये लैटरल एंगल है और ये लैटरल एंगल। अभी कोई बात समझ में आ रही है? ये ऐसे होता है। तो जब मैं कह रहा हूँ लैटरल ट्रांसपोर्ट, तो इसका मतलब है कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, लैटरल ट्रांसपोर्ट हो रही है। कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। ये लैटरल मीडियल का हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इधर देखो, जब भी तुम प्लांट को देखते हो ना, तो प्लांट में तुम्हें एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। प्लांट में तुम्हें एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। वो क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? प्लांट में सबसे बाहर वाली जो तुम्हें लेयर नजर आती है, सबसे बाहर वाली, इस लेयर को आप और मैं एपिडर्मिस कहते हो। क्या कहते हो? एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर मुझे एक लेयर नजर आती है, मैं उसको सिंपल कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोडर्मिस। ठीक हो गया? ध्यान से समझना। अब इस एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान में हो गया, इसको आप और मैं बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स को अंदर की तरफ कौन लिमिट कर रहा है? कॉर्टेक्स को अंदर की तरफ लिमिट कर रही है एंडोडर्मिस, है ना? उसके बाद एक लेयर आपको नज़र आएगी जहाँ से प्लांट की ब्रांचेस निकलती है। क्या निकलती हैं? तुम्हें पता है ना, स्टेम की, रूट की, दोनों की ब्रांचेस होती हैं। तो ये जगह जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, इसको हम कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं?
पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ सबसे यानी अंदर की तरफ यहाँ पर प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं प्लांट के? वेस्कुलर टिश्यू इस तरीके से। तो सबसे सेंटर वाला कौन सा होगा? जाइलम, और जाइलम की चारों तरफ क्या होंगे? फ्लोएम। जाइलम की चारों तरफ क्या होंगे? फ्लोएम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जाइलम भी सेंटर में नहीं होता, सेंटर में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको पित्त बोलते हैं, मगर ये भी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल। ये क्या हो गया हमारा? वेस्कुलर बंडल। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन करवानी है लेटरल पार्ट से, जो ये वाला पार्ट है, उससे सेंट्रल पार्ट की तरफ। तो लेटरल ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों? लेटरल ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। याद कर लो, प्लांट कभी भी ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, प्लांट ज़मीन से सैप एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? और सैप क्या होता है? सैप क्या होता है? शाबाश, मिनरल सॉल्यूशन। पानी के अंदर नमक मिला दो तो तुम्हें पता है ना, प्लांट ज़मीन से सिर्फ पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, प्लांट ज़मीन से क्या करते? मैं उधर ही आ रहा हूँ जॉब। प्लांट ज़मीन से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, मिनरल भी एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो मिनरल सॉल्यूशन होता है, उसको सैप बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप फ्रॉम lateral part of root, lateral part of root, that is, और वो कौन सी? एपिडर्मिस, ऑब्वियसली एपिडर्मिस, टू सेंट्रल पार्ट एपिडर्मिस को भी सही कर लें और इसको भी सही कर लें। एपिडर्मिस टू सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट, दैट इज जाइलम। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये काम कैसे होगा? यकीनन से कोई तरीका होगा, कोई प्रोसेस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक डायग्राम मैं बस और बना दूं तो फिर आज से हम काम यहाँ ख़त्म करते हैं। प्रोसेस को हम लोग करेंगे कल इंशाल्लाह, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इसको हम पूरा कर सकें। एक डायग्राम मैं और बना दूं, जो रूट की डायग्राम मैंने बनानी है। अब प्लांट का कोई भी पार्ट होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन उसकी ऐसे ही होगी। ठीक हो गया? इसको मिटाऊं? देखो, अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने एक सेगमेंट बना रहा हूँ। ये मैंने सबसे पहले तुम्हारी बना ली प्लांट की रूट की एपिडर्मिस। क्या बना ली? प्लांट की रूट की। और ये मैंने एपिडर्मिस के ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 सेल बना लेता हूँ। तो ये मैंने क्या बनाई है बच्चों? ये मैंने बनाई है एपिडर्मिस। अब तुम लोग ये बात ध्यान में रखना कि ये जो एपिडर्मिस होती है ना, इसकी सेल वॉल इस तरीके से एक्सटेंड करती है। इसकी सेल वॉल क्या करती है? एक्सटेंड करती है। और जब इसकी सेल वॉल एक्सटेंड करती है तो इसी को हम नाम क्या देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं रूट हेयर का। किसका नाम देते हैं? और तुम्हें पता है रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो रूट हेयर क्या है? इट इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझते हो ना? बाहर निकलना, आगे बढ़ना। एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। रूट का जो एपिडर्मिस का सेल है ना, उसकी एक्सटेंशन है, वो बाहर निकल गया बस। और क्यों निकला बाहर? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। समझ गया बात? उसके बाद बताओ अंदर क्या होगा? उसके बाद अंदर क्या होगा बताओ? उसके बाद अंदर होगी तुम्हारी कॉर्टेक्स। क्या होगी? ये मैं तुम्हारे कॉर्टेक्स की सेल बना रहा हूँ। ये लो, पेरिसाइकिल मैं भी नहीं बनाता, वो तुम समझ गए। जहाँ ब्रांच होगी वहाँ पर पेरिसाइकिल भी मौजूद होगी। ये मैंने बना ली तुम्हारी कॉर्टेक्स। क्या बना ली बच्चों? ये मैंने प्लांट की रूट का कॉर्टेक्स बना लिया। ये लो, तो ये हो गया कॉर्टेक्स। अब याद करो कॉर्टेक्स के अंदर क्या था?
कॉर्टेक्स के अंदर सेल्स की एक लेयर थी, क्या नाम था उस सेल्स की लेयर का? एंडोडर्मिस। क्या था बच्चों? एंडोडर्मिस। ये लो भाई एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस हो गई। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा हमारा? जाइलम ऑफ फ्लोएम। तो मैं ऐसे एक सर्किल बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जी वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? वेस्कुलर बंडल। अब इस डायग्राम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हमने क्या करना है, सैप को यहाँ से उठाना बाहर सॉइल से, क्योंकि रूट कहाँ पर होती हैं? सॉइल में होती है ना, तो बाहर क्या होगी? सॉइल। तो अब हमने सैप को कहाँ से उठाना है? सॉइल से। सॉइल से उठा के कहाँ पहुँचाना है? वेस्कुलर बंडल में। और उसके बाद हमें उसको ऊपर नीचे जहाँ में ले आना है वो ले जाएगा। ठीक है, तो बस ये काम आज यहाँ रोकते हैं। इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चलो अच्छा, हम लोगों ने अब बात कर ली है, हमने देख लिया है कि जो रूट होती है, रूट की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रूट हेयर क्या होते हैं, एपिडर्मिस की सेल क्या होते हैं, कॉर्टेक्स क्या होती है, सारी बात हमने कर ली है। आज हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ बोर्ड पे सिंपल करके रूट का एक सेक्शन बनाऊँगा जहाँ पर हम उसके एक एक सेल को बना लेंगे। ज़्यादा सेल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि किसी भी रूट में या प्लांट के किसी भी पार्ट में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसकी एपिडर्मिस होती है। और हम लोगों ने ये बात की कि ये जो एपिडर्मिस है क्या है बच्चों? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में आपको सेल वॉल की एक्सटेंशन नज़र आएगी और इसी एक्सटेंशन को आप और मैं क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गई हमारी? शाबाश बताइए। ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। क्या हो गई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद मैं यहाँ पर कुछ सेल्स कलेक्टिवली कुछ लेयर बना लेता हूँ सेल्स की, जो कि हमारी कॉर्टेक्स की लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? कॉर्टेक्स की लेयर बन जाएगी। ये देखिए, तो ये अब हमारी कौन सी लेयर बन जाएगी बच्चों? ये अब हमारी कॉर्टेक्स की लेयर बन गई। अब आपने ध्यान से समझना है। फिर आपको याद है कि हमने बात की थी कि कॉर्टेक्स के बाद जो कॉर्टेक्स के अंदर वाली जो लेयर होती है ये हमारी एंडोडर्मिस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? और इसमें हमारे पास हमारे एंडोडर्मल सेल होते हैं। ऐसे ही था। और उसके बाद अब मैं पेरिसाइकिल वगैरह कुछ भी नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट यहाँ बना लेता हूँ जनाब अली हमारा वेस्कुलर बंडल। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जाइलम बना लिया, इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ। अब ये हमने देख लिया था कि किस तरीके से बाहर सॉइल में जब आप पानी डालते हैं तो वहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल कम होता है ना, तो पानी बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है। वो बात हमने कर ली थी। अब जब पानी रूट के अंदर एंटर होता है तो वो 3 पाथवेज में से कोई एक पाथवे एक्वायर कर सकता है जाइलम तक पहुँचने के लिए। पहला पाथवे क्या है? पाथवे नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 लेवल कर रहा हूँ कि वाटर एंटर हो कहाँ पर? रूट हेयर के अंदर, और उसके बाद वो रूट हेयर सेल से मूव करना शुरू करे। अब आपको पता है रूट हेयर सेल कौन से सेल हैं? प्लांट के सेल हैं। और प्लांट की सेल में क्या होती है? सेल वॉल। और जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ पे क्या होता है सेल वॉल के साथ? प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा था, ये इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इस सेल में गए, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू उस सेल में गए, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगले सेल में, और ये प्रोसेस चलता रहा। और चलते चलते ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए? अल्टीमेटली ये जाइलम में पहुँच गए। तो ये आपका पहला पाथवे बन गया। जो पहला पाथवे किसके थ्रू होके गुजर रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। इसीलिए इस पहले पाथवे को आप और मैं सिम्प्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट क्या है? इट्स अ पाथवे इन विच सैप मूव फ्रॉम, कैसे मूव करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। तो सैप कैसे मूव करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, इस पाथवे को आप सिम्प्लास्टिक पाथवे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसका नाम होगा सिम्प्लास्टिक पाथवे। दूसरा, आपको पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है वो वाटर को अट्रैक्ट करती है। तो दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका ये है कि वाटर सेल में एंटर ही ना हो। दूसरा तरीका क्या है कि वाटर सेल में एंटर ही ना हो, और जब वो सेल में एंटर ना हो तो क्या करे, सेल वॉल में चला जाए और सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करने लग जाए। कैसे मूव करने लग जाए, सेल वॉल टू सेल वॉल, यानी ये सेल के अंदर आया ही नहीं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मूवमेंट हो रही है ना, सेल के बाहर मूवमेंट हो रही है। ये जो पाथवे होगा, दूसरा पाथवे जहाँ पे सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट हो रही है, इसको हम कहेंगे बच्चों एपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, एपोब्लास्ट। तो मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम हाइड्रोफिलिक सेल वॉल टू सेल वॉल। तो सैप की मूवमेंट होगी सेल वॉल टू सेल वॉल, यानी वो सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, वो बाहर ही बाहर मूव करता है यार। अब याद कर लो, इस पाथवे को एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एपोप्लास्टिक पाथवे। क्या बोलते हैं इस पाथवे को, एपोप्लास्टिक पाथवे। अब देखो तीसरा तरीका क्या होता है। तीसरा तरीका ये होता है, आप लोगों ने याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जब ये आते हैं ना, अब ये तीसरा पाथवे मैं बना रहा हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो जब ये आएंगे तो क्या सेल वॉल, क्या सेल मेम्ब्रेन, ये सबको तोड़ते फाड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाएंगे। ये सबको तोड़ते फाड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाएंगे। जैसे आप किसी पे गोली अगर चलाओ तो गोली क्या करती है, वो गोली चीज़ों को चीरती हुई फाड़ती हुई निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ये जो पाथवे बना, जिस पाथवे के अंदर वाटर अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से हर चीज़ को क्रॉस करता हुआ गुजर जा रहा है, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर पाथवे। क्या कहते हैं, सेल्यूलर पाथवे। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल्यूलर पाथवे। तो सेल्यूलर पाथवे क्या है, पाथवे इन विच due to high velocity of water molecules, high velocity of water molecules, they cross every part of cell। तो एक दफ़ा जब वाटर रूट में जाने लगता है ना, तो वाटर इन तीन में से कोई एक पाथवे को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। अब देखो, अब तुमने ध्यान में रखना, पता है क्या होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह कॉर्टेक्स मिल रही है किसके, एंडोडर्मिस से, यहाँ पे कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के दरमियान में याद कर लो एक वैक्स की लेयर है। किसकी लेयर है, वैक्स की लेयर है। और ये जो वैक्स की लेयर है बच्चों, इस वैक्स की लेयर को आप और मैं क्या बोलते हैं, इस वैक्स की लेयर को आप और मैं कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहते हैं बच्चों, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या बोलेंगे बच्चों, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, इट्स ए वैक्सी बेल्ट। और तुम्हें याद है ना वैक्स क्या होता है, वैक्स तो लिपिड होता है, और वाटर तुम्हें याद है क्या होता है, लिपिड इनसॉल्युबल होता है। लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब ये वैक्सी बेल्ट है कहाँ लोकेट करती है, लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के जंक्शन पे लोकेट करता है। ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई। अब तुम लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि अब तुम देखो, जब वाटर मूव करता हुआ आएगा, क्या मूव करता हुआ आएगा बेटा, वाटर मूव करता हुआ आएगा। और वाटर मूव करता हुआ कहाँ आएगा बताओ मुझे, वाटर मूव करता हुआ पहुँचेगा एपोप्लास्ट के ज़रिए इस कैस्पेरियन बेल्ट तक। तो क्या वो आगे जा सकता है, क्या वो जा सकता है आगे, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सेल वॉल में वैक्स आ गई है, पानी तो वैक्स को क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो अब ये एपोप्लास्ट मजबूर हो जाएगा कि मैं कहाँ एंटर हो जाऊँ, सेल में
और फिर ये सेल में होता हुआ कहाँ से गुजरेगा? सिम्प्लास्ट से गुजरेगा। बताता हूँ भी क्यों। दूसरा देखो, ये जो तुम्हारा सेल्यूलर पाथवे था, अब ये मैंने सेल्यूलर पाथवे, चलो मैं यहाँ नया बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया। ये हर चीज़ को तोड़ता फाड़ता हुआ जो आगे बढ़ रहा था, यहाँ पहुँच के ये भी रुक गया। क्यों रुक गया? यहाँ पहुँच के, यहाँ पहुँच के ये भी रुक गया। बताओ क्यों रुक गया? क्योंकि आगे वैक्स है, वैक्स को तो ये क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पहुँच के ये भी मजबूर हो जाएगा कि मैं क्या करूँ, यहाँ पहुँच के ये भी मजबूर हो जाएगा कि मैं भी जाऊँ और सिम्प्लास्ट के ज़रिए यहाँ से गुजरूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, सिम्प्लास्ट में ऐसा क्या जादू है कि सिम्प्लास्ट से कैस्पेरियन स्ट्रिप क्रॉस हो रही है और किसी से क्रॉस नहीं हो रही? क्योंकि तुम याद करो, ये वैक्सी बेल्ट कहाँ पर है? ये वैक्सी बेल्ट है सेल वॉल में। इट इज लोकेटेड इन सेल वॉल। ये वैक्स का बेल्ट कहाँ लोकेट करता है? सेल वॉल में। और प्लाज्माडेस्माटा किस में गैप थे? सेल वॉल में। बिल्कुल इसको ऐसा समझो, मैं कहूँ कि यार मैं दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इस दीवार को क्रॉस? क्योंकि दीवार सॉलिड है, मैं भी सॉलिड हूँ, मैं गुजर नहीं सकता। मगर अगर मैं विंडो से गुजरने की ट्राई करूँ तो विंडो से मैं गुजर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि विंडो दीवार में गैप है, वहाँ पर ईंट नहीं है, वहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ नहीं। तो बिल्कुल प्लाज्माडेस्माटा किसके अंदर गैप है? प्लाज्माडेस्माटा सेल वॉल में गैप्स हैं। तो चूंकि ये वैक्स की लेयर सेल वॉल में है, तो जहाँ गैप होगा वहाँ पे वैक्स की लेयर नहीं होगी। तो पता ही क्या चला कि अगर आपने कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करना है तो हम कहते हैं जी, दी ओनली वे टू क्रॉस कैस्पेरियन स्ट्रिप इज सिम्प्लास्ट। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करने का एक ही तरीका, और वो तरीका क्या है? वो सिम्प्लास्ट। बेटा समझ के, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया लेटरल ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। अब आप इसको अच्छी तरह देख लो जल्दी से। कोई सवाल है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं और ज़रा बात कर लें किसकी? असेंट ऑफ सेप। एपोप्लास्ट से मुराद ये है कि जैसे ये सेल है ना, अब ये तुम्हारा एक सेल है, ठीक है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब तो अंदर है ना। ये दूसरा सेल इसके बराबर में हमने खड़ा कर लिया। अब इसकी जो सेल वॉल है वो तुम याद करो, सेल वॉल किसकी बनी होती थी? याद करो, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज कैसे होते हैं? सेल्यूलोज हाइड्रोफिलिक होते हैं। अच्छा, सेल वॉल हाइड्रोफिलिक होती है, हमें कैसे पता चलता है? बारिश के मौसम में देखो, जैसे आज भी बादल हो रहे हैं, क्या पता बारिश हुई है। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है बताओ? हाँ, वो नहीं कहना कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो मुझे मालूम है। जब बारिश होती है तो क्या होता है? जब हमारे घर में जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, लकड़ी के बने हुए, वुड के बने हुए। अब देखो, वुड भी हम कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं ना, सेल वॉल से। तो अब वहाँ पे सेल वॉल वुड में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही हुआ है। अच्छा, तो अब जब उस सेल वॉल पे जो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है, जब उसमें पानी पड़ता है बारिश का, तो वो फूल जाती है। और फिर तुम्हें बताया क्या होता है? जब बारिश ख़त्म हो जाती है, तुम देखते हो 3-4 दिन तक तुम्हारे घर के जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो सही से बंद नहीं हो रहे होते, है ना? क्यों बंद नहीं हो रहे होते? क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल गए हैं, तो अब वो तुम्हें बंद करने में परेशानी हो रही होती है। फिर क्या होता है? जब बारिश चली जाती है तो तुम्हें धूप पड़ती है, धूप से सारा पानी एवोपरेट हो जाता है, और जब पानी एवोपरेट हो जाता है तो वो दरवाजे खिड़कियाँ तुम्हारे फिर सही से रोल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्यूलोज है, ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। एपोप्लास्ट में क्या होगा? पानी जब यहाँ आएगा ना, तो वो सेल वॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर ही जाएगा सेल की, और फिर उस सेल वॉल टू सेल वॉल आगे बढ़ने लग जाएगा। सेल वॉल टू सेल वॉल आगे बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल इसको तुम ऐसे समझो, तुमने कभी टिश्यू में चाय डाल के देखी है? चलो इसको थोड़ा सा मैं रीफ्रेश करता हूँ, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तुम एक काम करो, आज तुम अपने घर पे जब चाय पी चुको, जब तुम्हारी चाय पूरी ख़त्म हो जाए, तो वो जो थोड़ी सी चाय रह जाती है कप के अंदर, तुम एक टिश्यू को रोल करके उस चाय में डाल देना। टिश्यू क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। तुम देखोगे वो चाय एब्जॉर्ब करेगा और चाय टिश्यू में असेंड करने लग जाएगी ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो अब वो पानी उसके अंदर बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये सेल वॉल जो है, ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है ना, तो पानी जज्ब होकर इसी में आगे बढ़ने लग जाएगा। इसी सेल वॉल के अंदर वाटर की जो मूवमेंट हो रही है, इसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट।
सिम्प्लाज्म में तो वो सेल में एंटर हो गया ना, साइटोप्लाज्म से गुजरेगा। क्योंकि याद है तुम्हें प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता था? प्लाज्मोडेस्माटा नेबरिंग प्लांट सेल्स के सेल साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है आपस में। सही है बेटा, बात समझ गए? अच्छा बेटा दो, इसको मिटा दूं ना? अब देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने बना लिया तुम्हारा एक लीफ, ये मैंने तुम्हारा एक लीफ बना लिया है, और ये लीफ अपनी इस डंडी के जरिए, थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूं डंडी, और ये लीफ अपनी इस डंडी के जरिए जुड़ा हुआ है अपनी ब्रांच से। किससे जुड़ा हुआ है? अपनी ब्रांच से जुड़ा हुआ है। ये हमने इसको ब्रांच से जोड़ दिया। और ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच किससे जुड़ी हुई है? स्टेम से जुड़ी हुई है। ये ब्रांच किससे जुड़ी हुई है? स्टेम से। और स्टेम किससे जुड़ा हुआ है? रूट से। तो ये मैं अभी बिल्कुल सिंपल करके तुम्हारे सामने, मैंने बिल्कुल सिंपल करके इसको बना लिया। और रूट के अंदर यहाँ पे क्या होगी? रूट के अंदर यहाँ सॉइल होगी। ध्यान से बात समझनी है बिल्कुल। हुआ ये कि ये लीफ है ना, इस लीफ के इस सेगमेंट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, इस लीफ के सेगमेंट को मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब तुम्हें पता है कि लीफ के अगर मैं सेगमेंट को बड़ा करूँगा तो इसमें भी मुझे क्या नज़र आएगा? एपिडर्मिस नज़र आएगी। लीफ में एपिडर्मिस दो होती हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और तुम्हें पता है कि इसकी ये जो एपिडर्मिस है, यहाँ पे मुझे एक बड़ा स्पेशल सेल नज़र आएगा, और वो जो स्पेशल सेल है उसको तुम और मैं क्या बोलते हो? गार्ड सेल। क्या बोलते हो? गार्ड सेल। और ये जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल के बीच में क्या होता है? स्टोमेटा। गार्ड सेल के बीच में क्या होता है? तो देखो ये इसके बीच में इसका स्टोमेटा है, ये रहा। सही है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं हो रही है? अब जरा इधर देखो, अब लीफ के अंदर क्या होंगे? लीफ के फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल होंगे। लीफ के अंदर क्या होंगे? लीफ के फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल होंगे। दो चार मैं बना लेता हूँ। तुम्हें पता है लीफ के अंदर ऐसे करोड़ों सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो हम दो चार बना लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अब तुम्हें ये बात भी पता है कि लीफ के अंदर जाइलम और फ्लोएम भी होती है। पता है ना तुम लोग? तुमने देखा कि वो जो लीफ हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लीफ के अंदर जनाब अली इस तरीके से एक बीच में मिड रिब बनाते हैं, और इस मिड रिब से हम बहुत सारी वेन्स निकाल रहे होते हैं ना। तो ये जो मिड रिब है, मिड रिब, और ये जो इसकी वेन्स हैं, तुम्हें पता है मिड रिब में और वेन्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये प्लांट का वेस्कुलर बंडल है, जैसे तुम्हारी और मेरी बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स हैं, बिल्कुल वैसे। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये फ़र्ज़ करो कि ये तुम्हारी यहाँ पर जाइलम भी मौजूद है। क्या मौजूद है? ये तुम्हारी जाइलम यहाँ मौजूद है, ये रही। सही है? अब मुझे बताओ, जाइलम नीचे से क्या लेके आ रही है? सैप लेके आ रही है, क्योंकि जब लेटरल ट्रांसपोर्ट हुई तो सारा का सारा सैप कहाँ पहुँचा है? जाइलम में। अब जाइलम ये सैप लेके कहाँ पहुँची है? जाइलम ये सैप लेके पहुँची ऊपर। तुम्हें पता है जब ये वाटर यहाँ पहुँचता है तो ये वाटर यहाँ से निकलने लगता है, ये वाटर यहाँ से निकलने लगता है, वाटर यहाँ से निकल रहा है बाहर, और इसमें से सिर्फ 1 to 2% फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। कितना? सिर्फ 1 to 2% फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। बाकी जितना भी होता है 98-99% वो लॉस हो जाता है ट्रांसपायरेशन में। वो कहाँ लॉस हो जाता है? वो ट्रांसपायरेशन में लॉस हो जाता है। वो ट्रांसपायरेशन में लॉस हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी हमने लीफ को अगर वाटर के 100 मॉलिक्यूल दिए तो वो 100 में से सिर्फ 1 या 2 मॉलिक्यूल किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्योंकि तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है? वाटर है। और बाकी सारा का सारा वो ज़ाया कर देगा। अब मेरी बात सुनो, जब इसने पानी दे दिया इन सेल्स को, यानी लीफ की जाइलम ने, ये तुम्हारे लीफ की जाइलम है, ये तुम्हारा लीफ जाइलम है, तुम्हारी लीफ की जाइलम ने क्या किया? अपना पानी दे दिया किसको? उसने अपना पानी दे दिया
फोटोसिंथेटिक सेल्स को और लीफ को, लीफ ने ज़्यादातर उसमें ज़ाया कर दिया और थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया। जब इसने पानी दे दिया इसको, तो तुम मुझे बताओ कि लीफ की जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम होगा ज़्यादा होगा? हाँ, कम हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि उसने पानी ज़ाया कर दिया, पानी दे दिया। अब जो लीफ की जाइलम है, फ़र्ज़ करो ये लीफ की जाइलम है, ये लीफ की जाइलम किससे जुड़ी हुई है? ये लीफ की जाइलम जुड़ी हुई है ब्रांच की जाइलम से। किससे जुड़ी हुई है? और ब्रांच की जाइलम किससे जुड़ी हुई है? स्टेम की जाइलम से। ब्रांच की जाइलम किससे जुड़ी हुई है? स्टेम की जाइलम से जुड़ी हुई है। और स्टेम की जाइलम किससे जुड़ी हुई है? रूट्स की जाइलम से जुड़ी हुई है। और रूट की जाइलम किससे जुड़ी हुई है? सॉइल से जुड़ी हुई है। अब जरा ध्यान से बात समझना। तो जब लीफ की जाइलम में पानी कम हुआ तो लीफ की जाइलम का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? लीफ की जाइलम का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जब लीफ की जाइलम का वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो किसके पास पानी ज़्यादा है? अभी ब्रांच का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब तुम याद करो, वाटर पोटेंशियल में पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ? तो ज़्यादा कहाँ पर है? कम कहाँ पर है? तो ब्रांच अपना पानी किसको दे देगी? दे दिया। जब ब्रांच अपना पानी दे देगी लीफ को, ये इसने अपना पानी किसको दे दिया? लीफ को। जब इसने लीफ को अपना पानी दिया तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसने दे दिया है। मगर किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है? स्टेम का ज़्यादा है। अब स्टेम क्या करेगा बताओ? पानी किसको दे देगा? ब्रांच को दे देगा। मगर जब ये ब्रांच को पानी देगा तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा। जब इसका वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है? रूट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। रूट वाटर किसको दे देगी? स्टेम को। जब रूट वाटर स्टेम को देगी तो रूट का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है? सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब बताओ क्या होगा? सॉइल वाटर किसको दे देगी? रूट को। अब तुम देखो यहाँ पर एक सक्शन चेन है जो ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर एक सक्शन चेन है जो ऊपर से ताकत लगा रही है। लीफ से ताकत लगी, लीफ की ताकत कहाँ ट्रांसफ़र हुई? ब्रांच पे। ब्रांच की कहाँ ट्रांसफ़र हुई? स्टेम पे। स्टेम की कहाँ ट्रांसफ़र हुई? रूट पे। रूट की कहाँ ट्रांसफ़र हुई? सॉइल से। और एक चेन बन गई जो सॉइल से पानी को खींच रहा है और सॉइल से पानी को खींच के कहाँ पहुँचा रहा है? लीफ तक पहुँचा। ये बात समझ में आई? इसको आप नाम देते हैं, इसको मिटा दूँ? इसको आप नाम देते हो मेरे प्यारे बच्चों एडहीजन। एडहीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम पता है वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के साथ एडहेयर हो जाते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं। एडहीजन। कोहीजन। कोहीजन क्यों कह रहे हो बताओ? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। एडहीजन, कोहीजन। टेंशन थ्योरी। अब बताओ टेंशन क्यों? बताओ टेंशन क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस टेंशन लग रही है ऊपर से, खिंचाव आ रहा है ऊपर से, सकिंग हो रही है कहाँ से? ऊपर से। अब तुम मुझे एक बात बताओ ना, प्लांट के बाद एक लीफ तो नहीं होता ना, ये तो हमने समझने के लिए एक लीफ बनाया। प्लांट के बाद तो ऐसे हज़ारों लीफ हैं। तो जब वो हज़ारों लीफ ट्रांसपायर करेंगे तो कितनी मैसिव सक्शन फोर्स लगाएंगे, अंदाज़ा लगा लो। क्या ख्याल है? तो लीफ की फोर्स कहाँ ट्रांसफ़र होगी? लीफ की फोर्स ट्रांसफ़र होगी ब्रांच पे। ब्रांच की कहाँ ट्रांसफ़र होगी? स्टेम पे। स्टेम की कहाँ ट्रांसफ़र होगी? रूट्स पे। और रूट्स कहाँ से पानी खींचना शुरू कर देंगी? सॉइल पे। तो एक ऐसी चेन बन जाएगी जो लीव से ऑपरेट कर रही होगी और रूट से पानी खींच रही होगी। इसको क्या कहते हैं? एडहीजन, कोहीजन, टेंशन थ्योरी। इसी को आसान जबान में ट्रांसपायरेशन पुल कहते हो आप। इसी को आसान जबान में आप क्या कहते हो? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे 98-99% वाटर क्या हुआ है? ट्रांसपायरेशन में लॉस हुआ है। किसमें लॉस हुआ है? ट्रांसपायरेशन में लॉस हुआ है। तो जब इतना पानी ट्रांसपायरेशन में लॉस हुआ है तो सबसे ज़्यादा ताकत कौन लगा रही है? वो वाटर लगवा रहा है जो ट्रांसपायरेशन में लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रांसपायरेशन पुल कब ऑपरेट करता है? दिन में, क्योंकि ट्रांसपायरेशन कब होती है? दिन में होती है। बात समझ में आ गई?
तो पता ये चला कि असेंट ऑफ सैप करवाने वाली जो मेन फोर्स है वो कौन है? ट्रांसपिरेशन पुल। अब मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ, इसको मिटा दूँ। तो हम बात कर रहे हैं उस दूसरे टॉपिक की जो हमारे सिलेबस में शामिल है, उसका क्या नाम है? असेंट ऑफ सैप। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, फिर उसको समझ लेते हैं। तो व्हाट इज असेंट ऑफ सैप? इट इज अपवर्ड मूवमेंट of sap against the downward pull of gravity. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, सैप को ऊपर भेजना है, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी को नीचे खींचनी है हमने, उसको ऊपर भेजना। सही है। एक और तरीके में डिफाइन कर सकते हैं इसको, और इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम एब्जॉर्बिंग सरफेसेस। और जब मैं कहता हूं एब्जॉर्बिंग सरफेसेस ऑफ प्लांट, तो इससे मेरी मुराद क्या होती है? दैट इज रूट्स to transpiring surfaces of plant और प्लांट की ट्रांसपायरिंग सरफेस कौन कौन सी होती है बताओ? लीव्स, दैट इज लीव्स अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया? ठीक। अब इस पूरे मैकेनिज्म में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन कौन थी? इनमें से पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पहली जो चीज़ की इंपॉर्टेंट है वो इसका है पाथवे, कि ये कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए ये मूवमेंट होगी। तो तुमने याद रखना है कि इसका जो पाथवे है, तो जाइलम इज द पाथवे ऑफ असेंट ऑफ सैप। जाइलम इज द पाथवे ऑफ असेंट ऑफ सैप। तो इसमें हमें कोई फनकारी करने की ज़रूरत नहीं है। जाइलम इज द पाथवे ऑफ द असेंट ऑफ सैप, बात खत्म हो गई। इसमें हमें कोई फनकारी करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो आप पढ़ लीजिएगा, जाइलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक में वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट होती है ना, उस डिटेलिंग की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे ना तो टॉपिक में भी उन्होंने कोई डिटेल उसकी नहीं लिखी। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? वो है इसका मैकेनिज़्म, कि ये काम होगा कैसे। तो मैकेनिज़्म क्या होगा इसका बेटा? ट्रांसपायरेशन पुल इसका मैकेनिज़्म है। ट्रांसपायरेशन पुल इसका, ट्रांसपायरेशन पुल इज मैकेनिज़्म। ये जो हमने समझा है पूरा, ये तो ये जो हमने पूरा समझा ये इसका मैकेनिज़्म है। और ये इतना इफेक्टिव मैकेनिज़्म है कि आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए जो वाटर है, क्या है बच्चों? ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए जो वाटर है उसको 100 मीटर यानी 300 फुट तक खींचा जा सकता है। तो कैन लिफ्ट वाटर अप टू 300 फीट। चाहे तो बाकी आगे ब्रैकेट में लिख लें 100 मीटर्स। अब ये ऑपरेट कैसे करता है, मैंने डायग्राम बना दिया पूरा, इस तरह से ऑपरेट करता है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा असेंट ऑफ सैप का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप इसको देखें, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। हाँ भाई, बच्चा पार्टी, कोई सवाल है? कैसे? डिफ्यूजन नहीं है ना, ये तो टेंशन है, पुल लग रहा है, सक्शन फोर्स लग रही है, वो पानी को खींच रही है। पानी फ्लो कैसे कर रहा है? कोहिजन से। भाई पानी फ्लो क्यों करता है? उसमें कोहिजन होती है ना, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं आपस में।
तो फ्लो कर कौन करवा रहा है उसको? कोहेजन फ्लो करवा रही है। और चूंकि जाइलम में है तो ये जाइलम की वेसल को फिल करके ऊपर चढ़ेंगे ना, तो जाइलम की वेसल को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या है? एडिशन है। जैसे गिलास होता है ना, गिलास में तुमने पानी डाला, अब तुम्हें क्या समझो, तुम जब गिलास में पानी डालती हो तो पानी गिलास के अंदर ऊपर चढ़ने लगता है ना, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है कि पानी गिलास में ऊपर चढ़ता जाएगा। अब पानी गिलास में ऊपर क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि पानी ने गिलास की वॉल के साथ एडिशन डेवलप कर ली, तो वो जाइलम में ऊपर कैसे चढ़ेगा? ऐसे ही चढ़ेगा कि वो जाइलम के साथ एडिशन कर लेगा। फिर पानी एक साथ कैसे मौजूद है? क्योंकि पानी आपस में जुड़ा हुआ है। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़े होते हैं आपस में? कोहेजन से। तो कोहेजन उनको मिला के रखेगी, तो कोहेजन उनको मिला के रखेगी, एडिशन उनको जोड़ के रखेगी। अब मैं ऊपर से इसको खींच रहा हूँ, ऊपर से कौन खींच रहा है? पूरी सक्शन फोर्स लग रही है ना ऊपर से, तो वो सक्शन फोर्स उसको ऊपर उठा रही है, वो सक्शन फोर्स उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, ऊपर की तरफ उठा रही है। तो इस तरह ये तीनों मिलके पानी को ऊपर लेके जा रही है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है थ्योरी का? एडिशन, कोहेजन, टेंशन थ्योरी। यानी यहाँ पे एडिशन भी रोल प्ले करेगी, कोहेजन भी रोल प्ले करेगी और टेंशन भी रोल प्ले करेगी। कोई एक भी फैक्टर मिस हो गया तो पानी असाइन नहीं करेगा। सही हो गया? अच्छा, इसको मिटाएं अब। अच्छा, अब ये जो आपका सिलेबस है ना, उसके मुताबिक हमने दोनों टॉपिक इसके पूरे कर लिए हैं। अब जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं ट्रांसपरेशन का, और जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन का। ठीक है, बल्कि डायग्राम ये बनी है ना, पहले ट्रांसलोकेशन कर लेते हैं, इसी डायग्राम में हमारा मतलब हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं ट्रांसपरेशन का। ठीक हो गया? इसको मिटाऊं? अब इधर देखो, ट्रांसलोकेशन प्लांट में जिस पार्ट ऑफ प्लांट के पास खाना है वो उस पार्ट ऑफ प्लांट को खाना पहुंचा दे जिसके पास खाना नहीं है, बस ये ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स cells who prepare food or have stored food. Source cells to sink cells, cells which need food. तो ट्रांसलोकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्लांट अपना फूड ऐसे सेल से जिसके पास फूड मौजूद हो, और फूड कैसे मौजूद होगा? या तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, लीव के सेल हो गए, या फिर उसके पास फूड स्टोर हुआ है। कैसे स्टोर हुआ? प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, एक्सेस से फूड मौजूद था, आलू में ले आके उसने स्टोर कर दिया। अब जब प्लांट की किसी पार्ट को ज़रूरत पड़े तो हम उस आलू से या उस फ्रूट से उस फूड को निकालें, और फूड को निकाल के कहाँ पहुँचा दें? उस सेल तक पहुँचा दें जिस सेल को उसकी ज़रूरत है। और जिस सेल को ज़रूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? सिंक सेल। इसलिए इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को बोलते हैं सोर्स टू सिंक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स टू सिंक मूवमेंट। पाथवे इसका फ्लोएम होगा, याद कर लो। पाथवे क्या होगा इसका? इसका पाथवे होगा फ्लोएम। पाथवे से क्या होगा? फ्लोएम। अब तुम्हें ये बात पता है कि प्लांट में सबसे ज़्यादा फूड किसके पास होता है? प्लांट में सबसे ज़्यादा फूड किसके पास होता है? प्लांट में सबसे ज़्यादा फूड होता है लीफ के सेल के पास। किसके पास होता है? लीफ के सेल के पास। अब फर्ज करो, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये जो है, इसी डायग्राम को हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी डायग्राम भी बन जाएगी और हमारा मसला हल हो जाएगा। सही, ये वाटर पोटेंशियल में हटा दूँ। अब देखो, अब फर्ज करो कि ये जाइलम नहीं है, ये फ्लोएम है। फर्ज कर लेते हैं
तो अब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो बताओ क्या होगा? जब फोटोसिंथेसिस होगी तो लीफ के सेल में क्या बनने लगी? लीफ के सेल में बनने लगेगी ग्लूकोज। क्या बनने लगेगी? लीफ के सेल में ग्लूकोज बनने लगेगी। अब लीफ क्या करते हैं, जल्दी से उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? सुक्रोज के अंदर। और याद कर लो, प्लांट सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, याद रखना, भूलना नहीं। प्लांट किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्लूकोज की नहीं। एमसीक्यू आ जाए कि प्लांट फ्लोएम के जरिए क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सुक्रोज करते हैं, ग्लूकोज नहीं करते हैं, ध्यान में रखना। अब क्या हुआ? अब प्लांट ने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम ये किया, प्लांट ने उस सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर लोड कर दिया। क्या कर दिया उसको? यानी फ्लोएम के अंदर डाल दिया। ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। क्या कहते हैं? फ्लोएम लोडिंग। तो ये क्या होती है? एंट्री ऑफ सुक्रोज, एंट्री ऑफ सुक्रोज, क्या हो गया? इन फ्लोएम। सही है। अब ये सेल्स ने जो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया होगा फ्लोएम तक, ये उन्होंने बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तय किए होंगे या छोटे डिस्टेंस तय किए होंगे? छोटे डिस्टेंस होंगे ना, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस होंगे। इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम लीफ सेल्स टू फ्लोएम। ये बात समझ में आ गई? अब तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, और ये बात तुम जानते हो अच्छे तरीके से, कि जहाँ भी जाइल ना फ्लोएम होगी, फ्लोएम के साथ उसकी बहन ज़रूर होगी। और फ्लोएम की बहन कौन है? फ्लोएम की बहन है जाइलम। फ्लोएम की बहन कौन है? फ्लोएम की बहन है जाइलम। अब ये जाइलम है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये सारा का सारा सुक्रोज पहुंचा फ्लोएम के पास, तो फ्लोएम के अंदर क्या हो गया? फ्लोएम के अंदर बहुत सारा सुक्रोज जमा हो गया। जब फ्लोएम के अंदर बहुत सारा सुक्रोज जमा हुआ, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इनको बाहर बना लेता हूँ। ये तुम्हारी फ्लोएम आ गई, ध्यान से बात समझना। ये तुम्हारी फ्लोएम में मैं ऊपर पी लिख रहा हूँ, और ये इसके बिल्कुल पड़ोस में, इसके बराबर में कौन बैठी हुई है? इसकी बहन मौजूद है जाइलम। ध्यान से बात समझना। जब इसके अंदर बहुत सारी सुक्रोज आ जाएगी, इसके अंदर बहुत सारी सुक्रोज आ गई, तो सुक्रोज सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? चीनी पानी में मिलाते हैं तो चीनी क्या हुई? तो जब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या कम हो जाएगा? वाटर कम हो जाएगा। ऑब्वियस बात है भाई, सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैं ये बताते हैं। इसके मुकाबले में जाइलम में क्या होगा? जाइलम में वाटर ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होंगे। बताओ क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? पानी को कहाँ जाना चाहिए? जाइलम से फ्लोएम के अंदर। और जब पानी जाइलम से फ्लोएम में जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से फ्लोएम को मूव करवाएगा आगे की तरफ। बात समझ में आ गई? तो अब फ्लोएम के अंदर मूवमेंट कैसे होगी? तो जो रैपिड मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट इन फ्लोएम इज अलाउड या इज परफॉर्म by water coming from xylem, वाटर कमिंग फ्रॉम जाइलम। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब फ़र्ज़ करो ये फूड जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ वो सेल मौजूद थे जिन सेल्स को खाने की ज़रूरत थी। यानी ये कौन से सेल थे हमारे? ये हमारे सिंक सेल थे। कौन से सेल थे? सिंक सेल। और ये कौन से सेल होगा? फिर ये हमारे सोर्स सेल हो गए। अब तुम मुझे बताओ, ये सोर्स से लेके सिंक तक जो ये पहुँचे होंगे, इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस तय किया होगा, बड़ा डिस्टेंस तय किया होगा? बड़ा डिस्टेंस तय किया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं?
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है मूव एंड रीच टू सिंक सेल्स। अब तुम मुझे बताओ, जब ये सिंक सेल तक पहुंच गया तो अब तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? इसको यहाँ से निकलना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? सिंक सेल के बाद जाना चाहिए ना। तो जब ये सारा फूड सिंक सेल को दे देगा तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट कम हो गए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो सारे दे दिए। इसके मुकाबले में जाइलम के पास क्या होगा, पानी कम हो जाएगा और सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। अब बताओ क्या हो, पानी फ्लोएम से निकलेगा और वापस कहाँ चले जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। और फिर जाइलम तो उसको लेके कहाँ जा रही थी, जाइलम तो उसको लेके वैसे ही ऊपर जा रही थी। अभी तो हमने पढ़ा था असेंट ऑफ सैप, जाइलम सैप को ऊपर लेके जाती। समझ में आ गई बात? इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोएम अनलोडिंग। यानी एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम फ्लोएम टू सिंक सेल्स। बेटा समझ गए? इस तरीके से आपका फूड जो सोर्स सेल से चला था वो घूमता हुआ कहाँ पहुंच गया, सिंक सेल के वापस। ठीक हो गया? ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है बेटा, इसको कहते हैं मंच हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर अर्नेस्ट मंच। उन्होंने इस पूरी हाइपोथेसिस पे काम किया था, इसीलिए इस पूरी को क्या नाम देते हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट मंच के ऑनर में है। ऑल्सो नोन एज, इसके दो नाम और भी हैं। इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक हो गया? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जाइलम का वाटर प्रेशर से फ्लो करवा रहा है। और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुक्रोज मास है ना, मास को फ्लो करवाया जाए, इसलिए। बेटा समझ गए? तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। अब जल्दी से ट्रांसपरेशन का एक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा किंगडम एनिमलिया छोड़ो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया? ये बस, ये जो आपके लीव से फूड चला, ब्रांच से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ, पूरा रास्ता तय करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। अब अगर फर्स्ट करो एक दरख्त 30 फुट ऊंचा है तो इसने कुछ 24-25 फुट का रास्ता तय किया है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो। तो हमने बात करनी है ट्रांसपरेशन की। तो बेटा क्या होती है ट्रांसपरेशन? ट्रांसपरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट क्या करते हैं अपने एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट से क्या मुराद होती है, वो पार्ट जो हवा में होते हैं, वो पार्ट जो हवा में होते हैं। स्टेम हो गए, ब्रांचेज हो गई, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, इस तरह के पार्ट्स, उनसे ना कंटिन्यूसली पानी लॉस करते रहते हैं। क्यों लॉस करते रहते हैं? क्यों लॉस करते रहते हैं अभी बात कर लेते हैं। तो ये जो पानी लॉस करने का प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपरेशन। याद कर लो, पानी जो प्लांट लॉस करते हैं, तो प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू स्टोमेटा। प्लांट वाटर कैसे लॉस करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू लॉस करते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ज़रा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बता दूं। देखो मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हें याद है ना कि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि किसी भी प्लांट में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एपिडर्मिस। तो ये मैं तुम्हारी एपिडर्मिस के सेल बना रहा हूँ। किसके सेल बना रहा हूँ? एपिडर्मिस के सेल। जब आप इन एपिडर्मिस के सेल्स को देखोगे ना, तो इन एपिडर्मिस के सेल के दरमियान में आपको इस तरह के कुछ स्पेशल सेल नज़र आएंगे। इस तरह के आपको उसमें कुछ स्पेशल सेल नज़र आएंगे। जो इस तरह के हमें स्पेशल सेल नज़र आएंगे, इस तरह के स्पेशल सेल, इन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? गार्ड सेल्स। और फिर इन गार्ड सेल के दोनों तरफ भी क्या होंगे? इन गार्ड सेल के दोनों तरफ भी आपकी लीफ के एपिडर्मिस के सेल होंगे। क्या होंगे बच्चे? आपकी लीफ के एपिडर्मिस के सेल होंगे भाई। ये लो,
सही है। अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि देखो मैंने एपिडर्मिस को ब्लैक बनाया है और गार्ड सेल को ग्रीन बनाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर सकते हैं बच्चों? ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि लीफ की जो एपिडर्मिस होती है ना, लीफ की एपिडर्मिस में सिर्फ एक सेल ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो गार्ड सेल। बाकी लीफ के मेसोफिल सेल तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो तो अलग है। ये हम सिर्फ गार्ड सेल की बात कर रहे हैं, राइट। अब पता है क्या होता है? अब देखो क्या होगा, जरा ध्यान से बात देखना। अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ। ये फर्ज करें आपका डे टाइम का जिक्र कर रहे हैं हम। कब का जिक्र कर रहे हैं? डे टाइम का। तो ये मैंने आपका एक सेल बना लिया, एपिडर्मल सेल। उसके साथ मैंने ये बनाए तुम्हारे गार्ड सेल्स। उसके साथ मैंने क्या बना लिए? आपके प्लांट के मैंने गार्ड सेल बना लिए। और ये मैंने एक एपिडर्मिस का सेल और बना लिया भाई, ये लो। अब पता है दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है बताओ? दिन में आएगी सनलाइट। क्या आएगी? सनलाइट। तो जनाब अली ये दिन में आई सनलाइट। अब जब दिन में सनलाइट आएगी तो क्या होगा बताओ? गार्ड सेल में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा बताओ मुझे? यहाँ पर ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा? ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज जमा होने लग जाएगा ना। सही है। पता लग गया तुम्हें? ग्लूकोज जमा होने लग जाएगा। क्यों जमा होने लग जाएगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है इसलिए। इसके साथ गार्ड सेल क्या चालाकी करते हैं? अपने जो नेबरिंग सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, उनसे पोटेशियम लेके भी अपने अंदर जमा कर लेते हैं। उनसे क्या लेके अपने अंदर जमा कर लेते हैं? पोटेशियम लेके अपने अंदर जमा कर लेते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ गार्ड सेल ने क्या चीज़ अपने अंदर जमा की है? एक ग्लूकोज, दूसरा पोटेशियम। ध्यान से देखना। अब तुम मुझे बताओ ग्लूकोज और पोटेशियम दोनों सॉल्यूट हैं या सॉल्वेंट हैं? सॉल्यूट है। इसका मतलब है यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है। जब सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली क्या कम हो रहा होगा? वाटर कम हो रहा होगा। क्या कम हो रहा होगा? वाटर कम हो रहा होगा। किसके मुकाबले में कम हो रहा होगा? पड़ोसी सेलों के मुकाबले में। किसके मुकाबले में कम हो रहा होगा? पड़ोसी सेल्स के मुकाबले में, नेबरिंग सेल्स के मुकाबले में। अब तुम बताओ क्या होगा? वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। अब बताओ पोटेंशियल हायर कहाँ पर है? नेबरिंग सेल में। कम कहाँ है? तो पानी गार्ड सेल्स में आने लगेगा या गार्ड सेल से निकलने लगेगा? गार्ड सेल्स में आने लगेगा। अब तुम बताए जब गार्ड सेल में पानी आएगा तो क्या होगा? जब गार्ड सेल में पानी आएगा तो क्या होगा? शाबाश। गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। और याद कर लो, जब भी गार्ड सेल टर्जिड होते हैं दे बिकम बीन शेप्ड। ये कैसे हो जाते हैं? बीन शेप्ड हो जाते हैं। इस तरीके से ये लो, ये बीन शेप्ड होगा। और जैसे ही ये बीन शेप्ड होंगे, जैसे ही ये क्या होंगे बच्चों? बीन शेप्ड होंगे, ये इनके बीच में ये स्टोमेटा ओपन हो गया। इनके बीच में क्या ओपन हो गया? ये रहा तुम्हारा स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा ओपन है। ये स्टोमेटा क्या हो गया? स्टोमेटा ओपन हो गया। तो अब बताओ स्टोमेटा कैसे ओपन हुआ? दो काम हुए यहाँ पर। क्या काम हुए? नंबर 1 फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज एक्यूमुलेट हुई, और नंबर 2 पोटेशियम यहाँ जमा की गई। तो डे टाइम में क्या होगा? नंबर 1 फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस ये क्या करेगी? एक्यूमुलेट करेगी ग्लूकोज को, एक्यूमुलेट ग्लूकोज। और नंबर 2 क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम। एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम। इन दोनों से क्या होगा? बोथ विल फोर्स वाटर इन गार्ड सेल्स। इन दोनों की वजह से क्या होगा? जो पानी होगा उसको फोर्स किया जाएगा कि वो गार्ड सेल के अंदर जाए, है ना। और क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। स्टोमेटा ओपन्स। ठीक हो गया? अच्छा, रात के वक्त क्या होगा?
नाइट, यानी जब शाम होने लगेगी, मगरिब होने लगेगी, रात होने लगेगी, तो क्या होगा? अब इधर देखें, ये वही आपके एपिडर्मल सेल्स हैं, और दिन का वक्त चूँकि था, तो दिन के वक्त में क्या हुआ? दिन के वक्त में जनाब गार्ड सेल ओपन हुए थे, टर्जिड हुए थे, और गार्ड सेल टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हुआ हुआ। अब तुम मुझे बताओ कि जब स्टोमेटा ओपन हुआ हुआ होगा तो उसमें पानी कम होगा या ज़्यादा होगा? गार्ड सेल में पानी ज़्यादा होगा, सही कह रहे हो बिल्कुल। तो अब ये स्टोमेटा तो ओपन है। अब दिन में क्या हुआ? दिन में तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी ना। रात में क्या हुआ? रात में देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। रात में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो बताओ क्या होगा? ग्लूकोज कम होगा, ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ, ग्लूकोज कम हो गया। साथ ही ये क्या करते हैं? पोटेशियम वापस किसको दे देते हैं? नेबरिंग सेल्स को। साथ ही पोटेशियम किसको दे देते हैं? नेबरिंग सेल्स को। अब तुम देखो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? इन दोनों केसेस में सॉल्यूट को निकाला जा रहा है। कहाँ से? सॉल्यूट को निकाला जा रहा है गार्ड सेल में से। तो जब गार्ड सेल में से सॉल्यूट को निकालेंगे तो गार्ड सेल में क्या ज़्यादा हो जाएगा? वाटर ज़्यादा हो जाएगा। किसके मुकाबले में? नेबरिंग सेल्स के मुकाबले में। अब तुम खुद फैसला करो क्या होगा? पानी निकलेगा और वापस नेबरिंग सेल में चला जाएगा। नतीजा क्या होगा? तुम्हारे जो गार्ड सेल्स हैं वो वापस फ्लैसिड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे। और जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे, जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएगा बेटा? स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो पता लगा स्टोमेटा कब खुलता है? दिन के वक्त। और कब बंद होता है? रात के वक्त। कैसे होता है वो तुमने देख लिया। नो फोटोसिंथेसिस, नो ग्लूकोज। साथ में क्या हुआ? पोटेशियम पंप्ड आउट, पोटेशियम को बाहर निकाल दिया। नतीजा क्या होगा? वाटर फोर्स्ड आउट ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे। गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज्ड। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि स्टोमेटा जिससे ट्रांसपेरेशन हो रही है वो किस तरीके से खुलता है और किस तरीके से बंद होता है, वो आपने देख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के साथ ट्रांसपायरेशन भी कर रहा है, तो ये जो प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है? हाँ भाई, क्या फ़ायदा होता है इसका? नंबर एक, याद करो हमने पढ़ा था, ये मेन फोर्स है जो असेंट ऑफ स्टेप करवाती है, याद है? तो मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप। ये असेंट ऑफ सैप करवाने वाली मेन फोर्स है। ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा, नंबर 2, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के लिए। कूलिंग इफेक्ट फॉर प्लांट्स, कूलिंग इफेक्ट फॉर प्लांट्स। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें फ़र्ज़ करो कि घर जाना है, कॉलेज से तुम निकले हो, दोपहर के 2 बज रहे हैं, ख़तरनाक गर्मी हो रही है जैसे आजकल हो रही है, और तुम्हें मैं ऑप्शन देता हूँ कि तुम अपने घर वालों का इंतज़ार कर सकते हो 3 चीज़ों के नीचे खड़े हो गए। पहला, वहाँ पर एक दुकानदार है, उसने लोहे का एक शेड लगाया हुआ है और टीन का या लोहे का शेड है, तुम्हें उसके नीचे तुम खड़े हो सकते हो। दूसरा, एक दुकानदार है, उसने कपड़े का एक शेड लगाया हुआ है, जो दुकानदार कपड़े पर्दे बांध लेते हैं दुकानों के आगे, वहाँ तुम खड़े हो सकते हो। और तीसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है, घना दरख्त है, तुम घने दरख्त के नीचे खड़े हो सकते हो। किसके नीचे खड़े होगे? तो तुम दरख्त के नीचे क्यों खड़े होगे? तुम सब यूनानिमसली दरख्त के नीचे क्यों खड़े होना चाहते हो? क्योंकि दरख्त के नीचे ठंडक महसूस होती है हमें। क्यों महसूस होती है ठंडक? क्योंकि दरख्त ट्रांसपायर करते हैं। भाई तुम्हें और मुझे गर्मी लगती है, हम जाके नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, ठंडी चीज़ें खा लेते हैं। प्लांट तो ये काम नहीं कर सकता। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट ट्रांसपायर करते हैं। ट्रांसपायरेशन से उनके इर्द गिर्द क्या जमा हो जाता है? हल्के हल्के से वाटर वेपर्स, और हवा से फिर वो वाटर वेपर हवा की उनसे जब लगती है तो वो ठंडी हो जाती है।
तो पूरी की पूरी जो इन्वायरमेंट होती है दरख्त के आसपास की वो ठंडी हो जाती है, इसलिए वो जगहें जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ गर्मी कम महसूस होती है। तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के लिए। और नंबर 3, याद कर लो, प्लांट पानी स्टोर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। प्लांट पानी स्टोर नहीं कर सकते। फिर तुम मुझे बोलोगे सर वो डेजर्ट प्लांट वाले प्लांट तो स्टोर कर लेते हैं, वो मॉडिफिकेशन है, वो उनका नॉर्मल फीचर नहीं है, वो मॉडिफिकेशन है, वो नॉर्मल फीचर नहीं है उनका। तो जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो पानी स्टोर नहीं कर सकते। जब पानी स्टोर नहीं कर सकते तो जितना पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जो उस पानी को ज़ाया करता है। तो कीप लूजिंग एक्सेसिव वाटर, यानी जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी सब ज़ाया हो जाएगा। एक्सेसिव वाटर एज प्लांट्स कैन नॉट स्टोर वाटर, क्योंकि प्लांट पानी स्टोर नहीं कर सकते। ये तो इसके फ़ायदे हो गए कुछ। इसका कोई नुकसान है? हाँ भाई, इसका कोई नुकसान है क्या? अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो गई तो प्लांट की मौत भी आगे हो सकती है। तो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन कैन कॉज डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो जो एक्सेसिव प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं, अगर ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे प्लांट की मौत भी आगे हो सकती है। किससे? डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमने हमारे प्लांट ट्रांसपोर्टेशन वाले जो टॉपिक थे वो सारे पूरे कर लिए। अब हम चलेंगे और अब हम सेकेंड ईयर वाले जो काम है वो अपना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई सवाल नहीं आता फरमाइए।